नियो क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। इसके पहले क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट हम लोगों ने पढ़ा और ये उससे स्पष्ट हुआ कि ब्याज क्या है। ब्याज का जो नव प्रतिष्ठित सिद्धांत है, इसका प्रतिपादन सबसे पहले नट विक्सल ने किया, उसके बाद रॉबर्टसन, गुरनार मेंडल ने और एरिक लिडहल ने इसकी वैज्ञानिक व्याख्या की थी। ब्याज का नव प्रतिष्ठित सिद्धांत अपनी कुछ मान्यताओं पर आधारित है। वो मान्यताएं क्या है? सभी साधनों को रोजगार प्राप्त है। ब्याज का नव प्रतिष्ठित सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि सभी साधन, दोनों मतलब सभी जितने भी उत्पादन के साधन है, सभी को रोजगार प्राप्त है। अर्थात प्रतिष्ठित सिद्धांत, नव प्रतिष्ठित सिद्धांत, ये दोनों सिद्धांत पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है कि सभी साधनों को रोजगार प्राप्त है। कोई भी साधन जो है, यदि अतिरिक्त मांग की जा रही है, किसी भी साधन की यदि अतिरिक्त मांग की जा रही है, तो अल्पकाल में उसके पुरस्कार में वृद्धि होगी। वो अल्पकालीन जो लगान है, आभासी लगान कहलाएगा। तो पहली मान्यता इनकी क्या है कि सभी साधन किसमें है? पूर्ण रोजगार प्राप्त है। दूसरी मान्यता है कि दोनों बाजारों में पूर्ण प्रतियोगिता है, चाहे साधन बाजार हो या वस्तु बाजार हो, दोनों बाजारों में पूर्ण प्रतियोगिता है। मौद्रिक तत्व से ब्याज निर्धारित होता है। प्रतिष्ठित और नव प्रतिष्ठित सिद्धांत, दोनों सिद्धांत ये मानते हैं कि ब्याज जो है विशुद्ध मौद्रिक घटना है और मौद्रिक तत्वों के द्वारा ही ब्याज का निर्धारण होता है। आगे सिद्धांत की व्याख्या। ब्याज उधार देय कोष का प्रतिफल है। ब्याज क्या है? इस सिद्धांत के अनुसार ब्याज उधार देय कोष का प्रतिफल है। ब्याज उधार दी गई मुद्रा का प्रतिफल है। ब्याज क्या है? उधार देय कोष एक है, एक कोष है जिसको देना ही है उधार, ठीक। और उस कोष में जो मुद्रा है, उस मुद्रा को जब दिया जाएगा उधार पे, तो उससे क्या प्राप्त होता है? जो प्रतिफल प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है? ब्याज। बाजार में कुछ लोग मुद्रा की पूर्ति करते हैं। अच्छा, अब ये उधार देय कोष जो है, इसका निर्माण कैसे होता है, इसकी व्याख्या आगे की कि बाजार में कुछ लोग क्या करते हैं कि मुद्रा की पूर्ति करते हैं। उनका उद्देश्य क्या है पूर्ति करने का? उनके पास जो अतिरिक्त मुद्रा है, वो अतिरिक्त मुद्रा से ब्याज कमाना चाहते हैं, तो उनको पुरस्कार स्वरूप ब्याज मिल जाता है। जबकि कुछ लोग उधार लेते हैं, कुछ व्यक्ति उधार लेते हैं। अब उधार क्यों लेते हैं, इसकी व्याख्या आगे की जाएगी। उद्योगपति, उपभोक्ता, सरकार ये उधार लेते हैं। तो उधार क्यों लेते हैं? अपनी जरूरतों को, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उधार लेते हैं। तो इसके बदले में, चूंकि उन्होंने उधार देय कोष से मुद्रा ग्रहण की है, तो उसके बदले में उनको क्या देना पड़ता है? ब्याज देना पड़ता है। मुद्रा की मांग उपभोक्ता वर्ग करता है। उपभोक्ता वर्ग मुद्रा की मांग क्यों करता है? क्योंकि वो जो बजट घाटा है उसकी पूर्ति करने के लिए मुद्रा की मांग करता है। निवेश, जो उद्योगपति है, निवेशक हैं, वो उधार मुद्रा लेकर के निवेश कार्य करते हैं। और संचय, कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने पास मुद्रा बनी रहे, तरलता बनी रहे, इसलिए भी मुद्रा को उधार लेते हैं। और सरकारें भी मुद्रा जो है उधार लेती हैं, अपने विकास कार्य पूरा करने के लिए सरकारें उधार लेती हैं। मुद्रा की पूर्ति बचतों के द्वारा होता है। ये बचत घरेलू क्षेत्र करता है, उद्यमी करते हैं, सरकार भी करती है। ये बचतों के द्वारा उधार देय कोष जो है, इसका निर्माण होता है। बैंक साख के द्वारा भी उधार
बैंक साख का सृजन करते हैं। जो प्रारंभिक जमा होता है उससे बैंकों का साख सृजन होता है। साख सृजन के द्वारा भी उधार देय कोष का निर्माण होता है। विसंचय के द्वारा जो हमने सेविंग कर रखी है, यदि उस सेविंग को हम डिसेविंग कर लें तो उससे भी उधार देय कोष जो है, हमारे पास नकदी आ जाती है और उधार देय कोष जो है उसका निर्माण हो जाता है। विनिवेश के द्वारा सरकार या व्यक्तिगत निवेशक जिसने किसी उद्योग या उसमें निवेश कर रखा है तो उसका विनिवेश कर लेता है, तो उससे भी उधार देय कोष का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति। अब आगे देखेंगे कि मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति की ये जो दो शक्तियां हैं, ये किस प्रकार से ब्याज को निर्धारित करती हैं। अब देखते हैं कि ब्याज दर का निर्धारण किस प्रकार से होता है। उधार देय राशियां मांगने वाले और पूर्ति करने वाले। उधार देय कोष यानी मुद्रा की मांग उत्पादक, निवेशक, सरकार और संचय के लिए, और पूर्ति बचत, डिसहोल्डिंग। तो अब देखते हैं कि इन दोनों का वक्र किस प्रकार से ये निर्धारित होते हैं। OX अक्ष पर मुद्रा की मांग व पूर्ति और OY अक्ष पर ब्याज की दर। मांग वक्र, जो मुद्रा की मांग का वक्र है, वो बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। और ये गिरता हुआ क्यों होता है? क्योंकि ब्याज की दर यदि बढ़ जाती है तो मुद्रा की मांग करने वाले लोगों की संख्या कम हो जाती है, और ब्याज की दर यदि कम हो जाती है तो मुद्रा की मांग करने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाती है। और मुद्रा की जो पूर्ति वक्र है वो बाएं से दाएं ऊपर की ओर जाता है। और ये ऊपर की ओर क्यों जाता है? जब ब्याज की दरें कम हो जाती हैं तो जो पूर्ति करता है वो निरुत्साहित हो जाता है और वो बाजार में मुद्रा की पूर्ति कम करता है। और जब ब्याज की दर अधिक हो जाती है तो पूर्तिकर्ता जो होता है वो बाजार में ज्यादा, पूंजी बाजार में या उधार देय कोष में अधिक मुद्रा रखता है ताकि वो बढ़ी हुई ब्याज दर से लाभ कमा सके। तो जहां पर मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति का वक्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद काटता है, उसी बिंदु पर संतुलन होता है। उतनी ही मात्रा, मुद्रा की मात्रा का लेन देन होता है और वो ब्याज की दर निर्धारित हो जाती है। तो इस प्रकार से यहां पर ई बिंदु पर संतुलन है और OQ मात्रा का निर्धारण हुआ है और R जो है वो ब्याज की दर निर्धारित हुई है, जहां DM वक्र जो है वो मांग वक्र है और SM वक्र जो है वो पूर्ति वक्र है। R संतुलन बिंदु पर R जो है वो ब्याज की दर है और OQ या मात्रा का जो है बाजार में लेन देन होगा। संतुलन मात्रा। तो इस प्रकार से जहां पर मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति वक्र एक दूसरे को काट देते हैं, प्रतिष्ठित सिद्धांत, नव प्रतिष्ठित सिद्धांत के आधार पर ब्याज दर का वहां पर निर्धारण हो जाता है। ब्याज दर का नव प्रतिष्ठित सिद्धांत अनेक विशेषताओं के साथ इसकी आलोचनाएं भी की जाती हैं। तो आलोचनाओं के जो बिंदु हैं वो प्रमुख बिंदु पहला है आलोचना। यह सिद्धांत पूर्ण रोजगार की जो मान्यता है, पूर्ण रोजगार, और ये पूर्ण रोजगार की जो मान्यता है ये गलत मान्यता है, क्योंकि सभी साधनों को पूर्ण रोजगार प्राप्त नहीं होता। तो इस प्रकार से पूर्ण रोजगार की जो मान्यता है ये गलत है। आलोचकों ने कहा कि
सभी साधनों को पूर्ण रोजगार नहीं प्राप्त होता है। दूसरी आलोचना का बिंदु है पूर्ण प्रतियोगिता। साधन बाजार और वस्तु बाजार दोनों में पूर्ण प्रतियोगिता होती है, दोनों बाजारों में पूर्ण प्रतियोगिता होती है। ये आलोचकों का कहना है, जो समीक्षक हैं, कि ये बिंदु भी गलत है, पूर्ण प्रतियोगिता नहीं पाई जाती है। तीसरा एक बिंदु है कि ये केवल मौद्रिक तत्वों के आधार पर ही ब्याज दर का निर्धारण करता है, वास्तविक तत्वों जो हैं, वास्तविक तत्व की उपेक्षा करता है। ये सिद्धांत इस कारण से भी इसकी आलोचना की जाती है क्योंकि ये वास्तविक तत्वों की उपेक्षा करता है। तीसरा ये है कि चौथा बिंदु, इस आधार पर भी इसकी आलोचना की जाती है कि इसने मुद्रा की जो सीमांत क्षमता है, इसकी भी उपेक्षा की है। जबकि हम जानते हैं कि मुद्रा की मांग में मुद्रा की सीमांत क्षमता और ब्याज दर दोनों का बड़ा महत्व है। यदि मुद्रा की सीमांत क्षमता, पूंजी की एक मात्रा, अतिरिक्त मात्रा लगाने से जो रिटर्न मिलता है, आसान्वित आय होती है, वो मुद्रा की सीमांत क्षमता बताती है। और ये कहा जाता है कि जैसे जैसे पूंजी लगाई जाती है, मुद्रा की सीमांत क्षमता गिर जाती है। ब्याज दर और सीमांत क्षमता ये दोनों मुद्रा की मांग को प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार से मुद्रा ब्याज के 9 प्रतिष्ठित सिद्धांत की आलोचना की जाती है। अनेक आलोचनाओं के बाद भी मुद्रा ब्याज का 9 प्रतिष्ठित सिद्धांत, उधार देय कोष सिद्धांत, ब्याज निर्धारण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ये सिद्धांत को अर्ध मौद्रिक सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि इस सिद्धांत में मौद्रिक तत्वों के साथ साथ वास्तविक तत्वों का विश्लेषण न करके माना गया है कि केवल जो मौद्रिक तत्व ही है वही ब्याज की निर्धारित करते हैं। तो ये सिद्धांत, ब्याज का 9 प्रतिष्ठित सिद्धांत, आधुनिक सिद्धांत का आधार का कार्य करता है। यह सिद्धांत जो है महत्वपूर्ण सिद्धांत है। धन्यवाद।